हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी के 90 टॉपिक के क्वेश्चंस की। और 90 टॉपिक का नाम है वायुमंडल और इसका भी हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर टोटल मैं आपको 540 क्वेश्चंस कराऊंगी। 150 क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर 151 से 300 तक के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखो। आपको पूरी जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 से शुरू करो। और सीरीज ज्योग्राफी की शुरू से स्टार्ट नहीं करिए तो वहाँ से शुरू करो, ताकि आपका ये सब्जेक्ट कवर होता रहे। ठीक है, और हर एक वीडियो की तरह आपके पास आज की वीडियो के साथ भी चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो 150 के 150 क्वेश्चंस के उत्तर सही दे पाते हैं या फिर 130 के आसपास क्वेश्चंस के उत्तर सही दे पाते हैं। अगर आपका स्कोर 130 से भी कम है ना, इट मीन्स आपका ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। अभी हमारा विश्व भूगोल चल रहा है जिसके अंदर हम 90 टॉपिक पर हैं। विश्व भूगोल में टोटल 34 टॉपिक्स हैं। उसके बाद भारत का भूगोल कवर करेंगे जिसमें 35 से लेकर 55 तक हमारे टोटल टॉपिक्स रहेंगे। और इस सीरीज़ का जो हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, उसका टाइमिंग है 7 बजे। 2 दिन में एक दिन एक वीडियो आती है, 7 बजे फिक्स टाइम है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कंप्लीट देखें नोटबुक पेन के साथ। नोटबुक में उत्तर देते रहो, ए होगा, बी होगा, सी होगा अपने अकॉर्डिंग। और लास्ट में अपना स्कोर चेक करो 150 में से कितना रहता है। ठीक है, धीरे धीरे आपका स्कोर है ना इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 20-30% ही हो, बट आपको वो इम्प्रूव करना है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑर्गन नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं किस परत में देखी जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, आयन मंडल में देखी जाती हैं ये दोनों ही घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिडो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह से परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में धूल के कणों का मुख्य कार्य क्या है? वीडियो को रोक कर पता है ऑप्शंस को पढ़ा करो। काफ़ी बार आप कमेंट करते हो कि थोड़ा सा धीरे कराओ मैम, मैं धीरे भी करा लूँ लेकिन वीडियो फिर 2 घंटे की हो जाएगी तो वो पढ़ने का भी मन नहीं करता पता है उसको देख के आपका। इसीलिए मैं छोटी वीडियो रखती हूँ। छोटी भी कितनी, मेरी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी 1 घंटे के आसपास की होती हैं ऑलमोस्ट, तो वो भी काफ़ी लंबा टाइम है। तो आप वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद उत्तर दे दिया करो, आपके लिए भी ईजी रहेगा। राइट, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्षा के लिए आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ठोसीय पदार्थ का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प को प्राथमिक हरितगृह गैस क्यों कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह ऊष्मा को अवशोषित व संजोती है, इसलिए जलवाष्प को प्राथमिक हरितगृह गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में बादल सामान्यतः क्यों नहीं बनते हैं? देखो आपने पढ़ा था कि क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। और आपने ये चीज़ भी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी कि जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल भी मौसमी घटनाओं में से ही एक है। सो वो घटनाएं क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं, समताप मंडल में देखने को नहीं मिलती। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जलवाष्प व धूल कण के अभाव के कारण यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं। और एक विशेष प्रकार के बादल यहाँ पर फिर भी देखने को मिलते हैं जिसका नाम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाक्टिल्यूसेंट बादल किस मंडल में बनते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य मंडल में बनते हैं। और जो समताप मंडल है उसमें मुक्ताब मेघ बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्ण। ये जो वजह है, ये मुख्य वजह है जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक जलवाष्प की मात्रा किस अक्षांश या क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विषुवतरेखीय क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है और उसी के कारण जलवाष्प जो बनता है। इसीलिए जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी लोगों का फेवरेट भी होता है। मेरा तो पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बचपन से ही। पता है क्यों? क्योंकि इसमें पता है, अगर आप कुछ एक जगहों के नाम याद कर लो वही डिफ़िकल्ट है, बाकी तो सब कुछ आप मन लगा कर रिलेट करके आसपास की चीज़ों के साथ पढ़ोगे ना, तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करो तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप प्रकृति से रिलेट कर कर स्टोरीज़ के थ्रू, आपको जिस भी लॉजिक से याद होता उसके थ्रू याद करो, तो ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग बिखरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारण हैं। प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, इन सभी कारणों के कारण सूर्योदय, सूर्यास्त, मेघ तथा इंद्रधनुष के विभिन्न रंग बिखरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है? मतलब कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा तक कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, उसकी ऊंचाई की मात्रा पूछ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी, 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 60 डिग्री अक्षांश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7। और अगर ऑप्शन में यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता 4। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, विश्वत निम्न वायुदाब कटिबंध है एक, जो कि भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, उसके बाद जो उपोष्णीय उच्च वायुदाब कटिबंध है, ये 2 हैं, क्योंकि एक उत्तर की गोलार्ध में होगा, एक दक्षिण के गोलार्ध में होगा। राइट, उसके बाद सेम है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, ये भी 2 होंगे, एक उत्तरीय गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद जो ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध है, ये भी 2 होंगे, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, सो अगर हम टोटल काउंट करें तो यहाँ पे 4 ही हैं, बट ये अलग अलग जो गोलार्ध है उसमें है, उसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो 7 हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे 7 के साथ 4 ऑप्शन में होता तो वो 4 ही राइट आंसर होता आपका। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, 2 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परत है? सममंडल, जो कि समानता रखता है, मतलब कि जो कि समान तरीके के जो मंडल है वो सममंडल में आते हैं, जिसमें हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आता है। उसके बाद जो आयन मंडल है और बाह्य मंडल है वो विषम मंडल के अंदर आते हैं, जो कि अलग अलग प्रकृति के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र गति से चलने वाले संकरे, नलकीकार व विसर्पी पवन प्रवाह को क्या कहते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी, जेट धारा या जेट स्ट्रीम कहा जाता है। डिटेल में बात करें, जो जेट स्ट्रीम है मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और धरातल से लगभग 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के उत्तरी भाग में जेट प्रवाह मिलता है। ये भी आपको पता चल गया कि लगभग धरातल से 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो भी बम विस्फोट हुआ था, जो अमेरिका द्वारा बम वहाँ पर भेजे गए थे, वो जितने समय में मतलब उनका फिक्स टाइम था कि अब यहाँ से हम ये छोड़ेंगे, विस्फोट करेंगे, और वो इतने टाइम में, मान लो 2 घंटे में या 3 घंटे में या 10 घंटे के अंदर जाकर वो जापान के अंदर गिर जाएगा। बट वैज्ञानिकों ने क्या चीज़ देखी कि वैज्ञानिकों ने देखा कि वो जो निश्चित समय है उसके कुछ टाइम बाद, कई घंटों बाद वो जो गोले होते हैं, वो विस्फोट होता है, वो देखने को मिलता है। वो जेट प्रवाह के कारण ही होता है, क्योंकि वो उसको रोक लेता है तो वो टाइम ज़्यादा कैच करेगा। बट जो चीज़ आपने गोला छोड़ा है वो जाएगा तो सही। तो वो टाइम जो लगा, टाइम गैप जो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया था और जिस टाइम पर विस्फोट हुआ, उसमें अंतर देखने को मिलता है। किस कारण? जेट प्रवाह के कारण। इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जेट स्ट्रीम का अधिकतम वेग कितना हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भवन का संचार दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होने के कारण इसे परिध्रुवीय भंवर भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति में सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओजोन गैस। अगर हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर ओजोन गैस ना हो तो जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आए, उससे कैंसर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए। और देखो, अभी अंटार्कटिका में एक ही छिद्र देखने को मिला है जो ओजोन परत है उसमें, और उसी के कारण देख सकते हो कैंसर के मामले कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में जिन विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी मूलाभ मेघ और मुक्ताभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परतों को एक साथ मिलाकर कई बार मध्य वायुमंडल कह दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्यमंडल और समताप मंडल दोनों को मिलाकर कई बार मध्य वायुमंडल भी कहा जाता है इन दोनों परतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल में होने वाली कौन सी घटना उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशीय उपध्रुवीय प्रदेशों में दिखाई देती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्रुवीय ज्योति। डिटेल में बात करें, घटना का नाम है ध्रुवीय ज्योति यानी अरोरा। उत्तरी ध्रुव पर इसका नाम है अरोरा बोरियालिस, ठीक है, यानी सुमेरु ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव पर इसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कुमेरु ज्योति। ठीक है, कारण है इसका सूर्य से आने वाले अवशोषित कणों का आयन मंडल में मौजूद गैसों से टकराना, जिसके कारण ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। नाम भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले आवेशित कणों के पृथ्वी की ओर आने पर चुंबकीय क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 100 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय प्रदेशों की कौन सी घटना सौर धब्बों की अधिकता की अवधि में ज्यादा होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्रुवीय ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के तल पर पाए जाने वाले सौर धब्बों का एक चक्र कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सौर मंडल के जो टॉपिक था उसके अंदर भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने सीरीज स्टार्टिंग से देखी है तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आपको आना ही चाहिए।
राइट आंसर ऑप्शन बी 11 वर्ष। 11 वर्ष में सौर धब्बे एक चक्र को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिर्मंडल की ऊपरी सतह में पाई जाने वाली अत्यधिक आयनीकृत अणुओं की दो परतें क्या कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी वॉन एलन की विकिरण परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन एलन की विकिरण परत की निचली पेटी धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी 2600 किलोमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ऊपरी पेटी कितनी ऊंचाई पर है। वही क्वेश्चन है, वॉल एनल की विकिरण परत की ऊपरी पेटी धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी लगभग 13,000 से 19,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी समोच्च रेखा या फिर कंटूर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी समवर्षा रेखा कह लो या फिर आप आइसोहाइटिस को कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय एवं सागरीय भागों में सामान्य लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी समलवण रेखा या फिर आइसोहेलाइन। यहाँ पे देखो ऑप्शन में एग्जाम में आपको एक ही मिलेगा, या तो समलवण रेखा लिखा मिलेगा या फिर आइसोहेलाइन लिखा मिलेगा। यहाँ पे मैंने दोनों इसलिए करवाए हैं ताकि आपको दोनों याद रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी समताप मंडल में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप की अधिकतम मात्रा पृथ्वी की सतह पर किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कम सूर्यताप किस अक्षांश पर प्राप्त होता है? अगेन ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 186 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कुल सूर्यताप का लगभग कितना प्रतिशत परावर्तित हो जाता है, यानी एल्बिडो हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट मुख्य रूप से किसके संतुलन पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी सूर्यताप का अवशोषण और स्थलीय विकिरण का अवशोषण, इन दोनों चीजों पर आधारित होता है वायुमंडल का ऊष्मा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में जनवरी माह की समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर और महासागरों पर उत्तर की ओर मुड़ती हैं, इसका क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन है महासागरों की तुलना में स्थल का तेजी से ठंडा होना। देखो स्थल जल्दी ही गर्म होता है महासागरों से और जल्दी ही ठंडा होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर जनवरी माह की पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा महासागरों की तुलना में स्थल का तेजी से ठंडा होना। और अगर जनवरी की जगह यहाँ पे जुलाई या अगस्त माह की पूछता तो आपका ऑप्शन बी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक सीधी और नियमित क्यों होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में अधिक महासागरीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर सीधी और नियमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं तापमान के क्षैतिज वितरण को कैसे प्रभावित करती हैं? ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो और उत्तर इसका आप ही लोग दे रहे हो। नोटबुक में दो या फिर कमेंट में उत्तर दो, नोटबुक नहीं है तो।
राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों को गर्म करती हैं और ठंडी धाराएं ठंडा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के प्रभाव का क्या अर्थ है? मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्र के पास तापमान में कम दैनिक और वार्षिक परिवर्तन कहलाता है समुद्र का प्रभाव। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो समुद्र के पास जो हमारे स्टेट्स भी हैं वहाँ पर आपको तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीयता का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्र से दूर होने के कारण तापमान में अधिक दैनिक और वार्षिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण किस रूप से उत्सर्जित होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दीर्घ तरंग विकिरण, और यहाँ पे एफ तरंग दिया होता तो वो राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिडो की सबसे उच्च दर निम्नलिखित में से किसकी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ताजी बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और अभिवहन द्वारा मुख्य रूप से कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और अभिवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक तापांतर मरुस्थलों में अधिक क्यों होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शुष्क और बादल रहित आकाश तथा रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म महीने और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गर्म महीने आमतौर पर कौन से होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में तो जुलाई महीना और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बिडो निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सतह का रंग और प्रकृति का जो प्रकृति होती है उस सतह की, ये जो कारक हैं वो प्रमुख कारण है एल्बिडो जिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय ऊष्मा बजट के अनुसार 38 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच क्या स्थिति होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक होती है, यानी प्राप्त ऊष्मा उत्सर्जित ऊष्मा से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊष्मा संचरण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है जो लंबवत रूप से ऊष्मा का स्थानांतरण करता है? लास्ट वीडियो में हमने क्षैतिज रूप से देखा था जो क्वेश्चन था, और अभी हम लंबवत रूप को देख रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहन, और अगर यहाँ पे क्षैतिज रूप होता तो अभिवहन इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का एल्बिडो नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, उदाहरण के लिए ग्लेशियरों के विस्तार से, तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह ठंडा हो जाएगा, मतलब पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध में होने पर अधिकतम तापमान आमतौर पर जुलाई में क्यों दर्ज होता है, न कि 21 जून को? मतलब कि लॉजिकल तो होना चाहिए कि जून में अधिक गर्मी पड़नी चाहिए, बट यहाँ पे जुलाई क्यों दर्ज किया जाता है? और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जनवरी ही क्यों किया जाता है, दिसंबर क्यों नहीं किया जाता? राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडल को गर्म होने में लगने वाला समय इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण जो तापमान होता है वो जुलाई में अधिकतम दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लघु तरंग विकिरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति कब होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान निम्न में से किस विधि से होता है?
राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। विकिरण के द्वारा, संवहन द्वारा, संचरण द्वारा और अभिवहन द्वारा वायुमंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। और रूस में भी अगर हम पर्टिकुलर जगह की बात करें, वो है साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बरखोयानसुक। बरखोयानसुक जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। और जो रिकॉर्ड किया गया है तापांतर, वो है लगभग 105 डिग्री सेल्सियस से 106 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ऊष्मा का न तो संचय करता है और न ही हार्श करता है, बल्कि अपने तापमान को स्थिर रखता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिघटना के कारण चंद्रमा या किसी उपग्रह से देखे जाने पर पृथ्वी एक चमकीले तारे जैसी दिखाई देती है? राइट आंसर ऑप्शन बी एल्बिडो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का शुद्ध विकिरण कितना होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है शून्य होता है। जो शुद्ध विकिरण होता है वो, डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़े। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर शुद्ध विकिरण जो होता है वो धनात्मक होता है। और जो 40 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर शुद्ध विकिरण ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें तो वो शुद्ध विकिरण बिल्कुल शून्य होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होने से संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके कारण तापमान में भी वृद्धि होती है, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के चलते पृथ्वी पर तापीय परिस्थितियों में परिवर्तन से विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें भी प्रभावित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण भी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी जो फसलें हैं वो प्रभावित होती हैं। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट में ज़रूर देना है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, वो और जो एसी होता है, उससे कौन सी हानिकारक गैस जो होती है वो उत्सर्जित होती है? आपने उस गैस का नाम बताना है जो एसी और फ्रिज से निकलती है और वो हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले व खनिज तेल के बढ़ते हुए उपयोग तथा वन क्षेत्रों के विस्तार में कमी आने जैसी परिस्थितियों का महत्वपूर्ण कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। औद्योगिकरण इसका मुख्य कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ जीवन स्तर। देखो, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसको संसाधनों का उपयोग भी करना पड़ेगा, उसको घर भी चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, जो वन क्षेत्र है उसको हटाएगा, उसको काम भी चाहिए। और जो हमारा जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, वो भी अब चेंज होती जा रही है। उसके अकॉर्डिंग वन क्षेत्र और जो कृषि भूमि क्षेत्र है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों की हिम चादरों के पिघलने से समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, जिससे अनेक तटवर्ती क्षेत्र समुद्र की चपेट में आ सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांशीय ताप संतुलन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पवन, महासागरीय धाराएं, ऊष्मा का स्थानांतरण, ये सभी जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं पृथ्वी पर अक्षांशीय ताप संतुलन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब सबसे कम होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। मतलब तापमान जैसे बढ़ेगा वायुदाब कम होगा, तापमान जैसे कम होगा वायुदाब बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यापारिक पवनें होती हैं जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन सी, मानसून जलवायु का। देखो, आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ और ये पूरा जो टॉपिक है वायुमंडल, इसमें जो मैं कौन क्वेश्चन कराऊंगी उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही फालतू कोई क्वेश्चन दे दिया है, बिल्कुल नहीं। पूरा स्टडी करके इस टॉपिक को पढ़कर जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत और उसको फिर नोटबुक में नोट करो और फिर उसको याद करो। हमें लिखने से हमेशा ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, इसलिए सिर्फ ये नहीं करना कि स्क्रीनशॉट लेना है और उसको पढ़ लिया, नहीं, उसको नोट भी करो, जिससे आपको वो क्वेश्चन और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक हवाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, नियमित होती हैं, वे स्थिर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सनातनी पवन जो होती है वो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, उपोष्ण उच्च दाब से। और ये देखो, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं बट ये तीन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन एज इट इज रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। डिटेल में बात करें, पछवा पवनों को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता चालीसा कहा जाता है और जो पछवा पवनें इन्हीं को 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। ये पछवा पवनें ही होती हैं लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहाड़ता या फिर गरजती चालीसा क्या है। राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को दहाड़ता या गरजती चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर पचासा चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है। ऑलरेडी मैंने आपको देखो थ्योरी पार्ट जो छोटा सा बॉक्स में कराया था उसी से ये तीनों क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से सुना है तो तीनों के आप राइट आंसर दे रहे होगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट जो चीखता साठा पवन है वो प्रवाहित होती है और ये पछवा पवन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता परिणाम है। राइट आंसर ऑप्शन डी, हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब का सामान्य अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हवा के भार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष के वायुदाब के घटने या बढ़ने के क्रम को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, वायुदाब उच्चावच कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन सी पवन है जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, मानसूनी पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर भू घूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है जिससे यहाँ अपकेंद्रीय बल डैश होता है। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में वायुदाब निम्न पाया जाता है क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में वायुदाब निम्न पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द का तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हवाओं के रुख का बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पैम्पीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉर्वेस्टर नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिनूक। इसी कारण ये जो अपने आसपास जहाँ पर ये चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है, क्योंकि यह एक उष्ण यानी गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चिनूक, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की साइड बहती है। सो ये चीन में नहीं बहती, ये राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में जुरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जोरान नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चिनूक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, खमसिन ठंडी हवा नहीं है, बाकी मिस्ट्रल, बोरा और ब्लीजार्ड ये सभी ठंडी हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि जो मिस्ट्रल और बोरा है वो तो ठंडी हवाएं हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, इट मीन्स उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। जो पैम्पीरो है वो भी ठंडी स्थानीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स की विमुख ढाल पर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनूक है एक। राइट आंसर ऑप्शन है, स्थानीय हवा है। देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पढ़कर ये लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पवन है जिसके बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो चिनूक ही है। इससे संबंधित अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पवन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोरा पोलैंड में नहीं है, पोलैंड की हवा नहीं है। ठीक है, बाकी फोन आल्प्स पर्वत पर बहती है, मिस्ट्रल राइन जो नदी है उसके आसपास बहती है, और जो राइन घाटी है उसके आसपास बहती है, और जो खमसिन है
वो मिस्र देश में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है स्थानीय हवा और सूची 2 में है देश। सो इसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद टिक मार्क करो। राइट आंसर है A1, B4, C2, D3। यानी जो चिनूक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, सिराको है वो इटली में, ब्रीक फिल्डर है वो ऑस्ट्रेलिया में, और मिस्ट्रल है वो फ्रांस में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिराको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है चिनुक। और हिमबख्शी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो चिनुक है वो एक गर्म हवा है। ठीक है, इसीलिए जो हिम है मतलब कि जो बर्फ वहाँ पर होती है वो गर्म हवा के आते पिघलना शुरू हो जाती है, इसी कारण हिमबख्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सांता आना जो पवन है वो कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये एक उष्ण यानी गर्म स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बोरा, जो बोरा पवन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो फिर उत्तर दो। राइट आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती हैं, वो होती है पछुआ हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री समीर बहती हैं। राइट आंसर ऑप्शन है दिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंदर किस चीज़ का नाम है? जो भी हमारे चक्रवात आते हैं उनका, और सूची 2 में देशों का नाम है जहां पर ये चक्रवात देखने को मिलते हैं। राइट आंसर है A1, B2, C4 और D3। जो विली विली जो चक्रवात है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में विली विली नाम से जाना जाता है, और जो हरिकेन है उसको ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन नाम से जाना जाता है। जो टाइफून है उसको चीन में टाइफून नाम से जाना जाता है, और जो बाग्यो है उसको फिलीपींस में बाग्यो नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक मिस्टेक लग रही है, जो विली विली चक्रवात है वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको नाम से जाना जाता है, ये ठीक कर लीजिएगा। और जो हरिकेन है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर चक्रवात को हरिकेन नाम से जाना जाता है, और भारत के अंदर चक्रवात को चक्रवात नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा A का 2 और B का 1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर्मटन उड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊष्मा का संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एक स्थानीय पवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं?
राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से ये आकर्षित होती हैं। कौन सी? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? हमने पीछे बात करी थी एक क्वेश्चन में कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो अश्व अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, लेकिन अश्व अक्षांश है क्या? राइट आंसर ऑप्शन है, उपोष्ण कटिबंधीय वायुदाब पेटी, क्योंकि एक और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो उपोष्ण कटिबंध से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली से अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवाओं को हरमटन कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सहारा रेगिस्तान में, और इसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वायुदाब प्रवणता, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी पर धरातलीय स्वरूप, ये सभी कारक है वायुदाब को प्रभावित करने वाले। और यहाँ पर मेरा आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो पृथ्वी का परिभ्रमण होता है वो किस चीज़ को कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन को कहा जाता है या फिर पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसको कहा जाता है? ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्फीला तूफान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाना कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जोंडा। जोंडा एक गर्म हवा है और यहाँ पे दिया हुआ है शीत पवन, तो ये गलत है, ये गर्म हवा है। चीनूक यहाँ पर बिल्कुल सही है, गर्म पवन है। बोरा शीत पवन है। करबुरान गर्म पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीट्रिक ढाल किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दाब प्रवणता को बैरोमीट्रिक ढाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर पुस्तक की रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंबर क्रोम्बी ने की थी वेदर पुस्तक की रचना। अब इस पुस्तक के और लेखक के बारे में डिटेल में बात करें। लेखक प्रसिद्ध ब्रिटिश मौसम विज्ञानी रोल्फ अंबर क्रोम्बी ने इस पुस्तक को लिखा। प्रकाशन कब किया? इस पुस्तक का पहली बार प्रकाशन 1887-88 के दौरान हुआ और इसका विषय था, इसमें दैनिक मौसम में होने वाले बदलावों, वायुमंडलीय दबाव और चक्रवातों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर किस प्रकार की वर्षा होती है? राइट आंसर ऑप्शन है, समवहनी वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी यंत्र का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, टोरिसेली। और डिटेल में बात करें, वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर का निर्माण टोरिसेली ने किया था। टोरिसेली ने सन 1643 में बैरोमीटर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह पर व्यापारिक पवन तथा ऊपरी वायुमंडल में प्रति व्यापारिक पवन ऊपरी पछुआ पवन के कारण निर्मित वायु परिसंचरण कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हेडले कोश कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल समीर कितने बजे तक प्रबल होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 बजे तक। इसका कारण क्या है? देखो, रात भर क्या होता है, जो जल समीर होता है, मतलब जल होता है, जो समुद्र होता है वो ठंडा होता है, धीरे 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 ठंडा होना शुरू हो जाता है, और वो लगभग 2 बजे के दोपहर तक वो ठंडा रहता है, धीरे धीरे गर्म होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो महासागरीय जल होता है, जो सागरीय जल होता है, वो धीरे 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 ठंडा होता है और धीरे 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 गर्म होता है। ठीक है, सो 2 बजे तक ये प्रबल रहती है, जो जल समीर होती है। उसके बाद स्थल समीर शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबूब स्थानीय पवन कहाँ चलती है? राइट आंसर ऑप्शन है, सूडान में चलती है हबूब स्थानीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट्रल कहाँ की हवा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस की राइन नदी घाटी की हवा है मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन है, वायुदाब सर्वत्र एक समान होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये घटता बढ़ता रहता है अलग अलग स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सनातनी पवन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बर्ग नहीं है, बाकी पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और डोलड्रम पवन सनातनी पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल का उद्भव किस देश में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, फ्रांस में। डिटेल में बात करें, कोरियोलिस बल का उद्भव या वर्णन फ्रांस देश में हुआ। इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक गैस्पर्ड गुस्ताव डी ने 1835 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सही क्रम होगा? राइट आंसर ऑप्शन है, हेडली चक्र, फेरेल चक्र और ध्रुवीय चक्र। ये मतलब सही क्रम है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। सबसे पहले हेडली चक्र, उसके बाद फेरेल चक्र, उसके बाद ध्रुवीय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरदार जेट स्ट्रीम का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोसबी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भूमंडलीय पवन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मानसूनी पवन भूमंडलीय पवन नहीं है, बाकी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन भूमंडलीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्व अक्षांश कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वायुदाब कहाँ पर दर्ज किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुआम में। डिटेल में बात करें, पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम न्यूनतम वायुदाब प्रशांत महासागर के गुआम के पश्चिम में टाइफून टिप चक्रवात के केंद्र में दर्ज किया गया था। ये चक्रवात का भी नाम याद रखना, टाइफून टिप। दर्ज वायुदाब है यहाँ पर 870 मिलीबार, ठीक है, या फिर 25.69 इंच पारा इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलार्ध में टैगा व टुंड्रा प्रदेश नहीं पाए जाते? राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्म पवन है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है, लेवेज एक गर्म पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा स्थानीय डेयरी फार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण होती है और अंगूर फसल को जल्दी पकाने में योगदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन है, फोन पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में ठंड में वर्षा होती है। कारण है, पछुआ हवाएं चक्रवात के साथ ठंड में वर्षा लाती हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बोयोस बैलेट के नियम से संबंधित है? काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि जो बोयोस बैलेट का नियम है वो क्या चीज़ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह निम्न वायुदाब व कोरियोलिस प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित करता है।
यह उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित वायु के बाईं ओर न्यून दाब तथा दाईं ओर उच्च दाब केंद्र होता है। दक्षिणी गोलार्ध में विक्षिप्त वायु की दाईं ओर न्यून दाब तथा बाईं ओर उच्च वायुदाब केंद्र स्थित होता है। ठीक है, सो ये सारे ही कथन हैं, सारे ही ऑप्शंस हैं, वो बोयोस बैलेट के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, घटता है। जो वायुदाब होता है वो घटता है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रवणता बल क्या निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हवा की गति निर्धारित करता है दाब प्रवणता बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू किस प्रकार की पवन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गर्म स्थानीय पवन है लू, जो कि पाकिस्तान और भारत के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पवनें किस कारण उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्वतों के अनुवात ढलानों पर अवरोही हवा के गर्म होने से फोन पवनें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वाताग्र का निर्माण कब होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जब दो भिन्न तापमान वाली वायुराशियां मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। भिन्न तापमान वाली वायुराशि मतलब कि अलग अलग अक्षांशों पर या फिर एक ही जगह पर, जहाँ पर एक जगह का तापमान अलग है, दूसरी का अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि एक जगह का 23 डिग्री है, एक का 25 डिग्री, नहीं, एक का 23 डिग्री है, एक का आपको 35 डिग्री के आसपास देखने को मिले। इस टाइप का जो भिन्नता मिलती है दो वायुराशियों में, वहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 150 क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 की वीडियो परसों इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी 7 बजे। ठीक है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की वीडियो पसंद आई है जब भी आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, और क्विज़ के क्वेश्चंस का उत्तर देना ना भूलें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 50 किलोमीटर, 128 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, अरोला बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं किस परत में देखी जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में दें और आपका आज का स्कोर कितना रहा है ये भी कमेंट में बताएं। अगर आपका स्कोर 130 क्वेश्चन तक भी नहीं रहा है तो आप इस टॉपिक को दोबारा बुक से पढ़ो, उसके बाद दोबारा टेस्ट दो, आपका स्कोर 100% आपको 130 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं परसों 7 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।